फारूक साहब जानते हैं कश्मीरी पंडितों को बेघर हुए 32 साल हो गए, जांच होगी तो कई साल और लगेंगे, तब तक मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, मैं इस बात से सहमत हूं, जांच तो होनी चाहिए, हकीकत बाहर आनी ही चाहिए। और जब जांच होगी तो फारूक साहब से भी बहुत सारे सवाल होंगे। उनसे पूछा जाएगा, क्या कश्मीर से पंडितों को भगाने का प्लान सिर्फ 10 घंटे में बन गया? क्या जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो जम्मू कश्मीर में शांति थी? फारूक साहब से पूछा जाएगा, क्या उन्हें कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो रही साजिश का कोई इल्म था या नहीं था? उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जब कश्मीर में हालात खराब हो रहे थे तो अचानक इस्तीफा देकर लंदन क्यों चले गए, और उनके जाते ही खून खराबा कैसे शुरू हो गया? असल में जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश का अंदेशा था। फारूक अब्दुल्ला को इस बात की जानकारी थी कि कश्मीरी पंडितों को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस बात के भी सबूत है कि फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को स्वीकार किया था कि 19 जनवरी 1990 से 3 महीने पहले ही कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया था। फारूक अब्दुल्ला से यह सवाल कि वो सरकारी अफसर पूछेंगे जो 1990 में कश्मीर में तैनात थे। मैं आपको फारूक रेंजू शाह की बात सुनवाता हूं। 1989 में फारूक रेंजू शाह श्रीनगर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर तैनात थे। रेंजू शाह ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म साजिश थी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को सियासी साजिश के तहत लाया गया था। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म सितंबर 1989 से ही शुरू हो गए थे। छोटी मोटी घटनाएं और हमले उससे भी पहले हो रहे थे। अगर फारूक अब्दुल्ला चाहते तो हालात इतने ना बिगड़ते। ये जो कश्मीर फाइल बन गई, इसने एक परसेप्शन क्रिएट किया जैसे तमाम कश्मीरी मुसलमान कातिल है, जैसे तमाम कश्मीरी मुसलमानों ने रेपिस्ट है और कश्मीरी पंडितों को निकाला। नो, नॉट एट ऑल। कश्मीरी मुसलमान बड़े अच्छे हैं, कश्मीरी पंडित बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों की दोस्ती पिछले हजारों साल से है, खासतौर पर 700 साल में बहुत ज्यादा क्लोज है आइडियोलॉजिकली एंड कल्चरली एंड सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल टोला था जिनको बेनिफिट था, दे वर द बेनिफिशरीज एंड द बेनिफिशरीज आर दोज हु हैव परचेज्ड। ये टोटल कश्मीरी पंडित 1 लाख थे, इसका मतलब है 25,000 या 30,000 फैमिलीज। अगर ये 30,000 फैमिलीज के पास लैंड होल्डिंग थी, इनकी प्रॉपर्टी थी, आज इमेजिन करें, आज अगर यूक्रेन से ये लोग भाग रहे हैं, अगर ज़ेलेंस्की एक लेजिस्लेशन पास करे और कहे कि परचेज करो, जो लोग भाग गए यूक्रेन से उनके प्रॉपर्टीज पास अगर वो औने पौने दामों में मिलते हैं, डोंट यू फील इट इज द बेनिफिट ऑफ वेरी एडवर्स एंड वेरी अगली सिचुएशंस? एंड यहां पे कश्मीर में एक लेजिस्लेशन पास होगी और वो पॉलिटिकल टोले ने की, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। कश्मीर पंडितों की प्रॉपर्टी को एक हिसाब से उनके बेचने को लीगलाइज किया गया, उनके तमाम दरवाजे बंद किए गए, और तोहमत तमाम कश्मीरी मुसलमानों पर। कश्मीरी मुसलमान आर नॉट बेनिफिशियरीज आर मे बी 20,000, 30,000, 40,000। यह बात सही है कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के वक्त कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए। जब कश्मीरी पंडितों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, अपने घर, मकान, दुकान छोड़ने पड़े, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया, या फिर करोड़ों की हवेलियां कौड़ियों के भाव खरीद ली गईं। कश्मीरी पंडितों की ज्यादातर प्रॉपर्टी कश्मीरी मुसलमानों ने खरीदी। जिन कश्मीरी पंडितों ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, उन पर कब्जे हो गए। जो थोड़ी बहुत बची हैं, वो आज भी कश्मीरी पंडितों की बर्बादी के दास्तान का जीता जागता सबूत है, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज भी श्रीनगर में तमाम जली हुई हवेलियां, खंडर बने हुए मकान और इस तरह की तस्वीरें श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगांव, नंदीमर्ग हर जगह दिखाई देंगी। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म के गवाह भी बहुत सारे हैं। मैं आपको जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद की बात सुनवाता हूं। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, उस वक्त एसपी वैद बड़गांव डिस्ट्रिक्ट के एएसपी थे।
एसपी वैद ने बताया कि उस दौर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार है। एसपी वैद का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे और गवर्नर के चार्ज लेने तक तो कश्मीर बहुत बदल चुका था। मस्जिदों के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अजान की बजाय कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर भागने की धमकी देने के लिए किया जा रहा था। मस्जिदों में लाउडस्पीकर उस वक्त अमन के बजाय खौफ का पैगाम दे रहे थे। ये जो हालात बहुत जल्दी डेवलप हो रहे थे, कुछ पीरियड तक वहाँ कोई जो गैप था, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन का और गवर्नर साहब के एक्चुअल आकर हालात को संभालने में, उस पीरियड में गवर्नमेंट की कमी रही, गवर्नेंस की कमी रही। और हालांकि सभी ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव सभी थे और हालात बहुत जल्दी डेवलप हो रहे थे, बहुत फास्ट चेंजिंग थे और बहुत हालात बिगड़ते गए कश्मीर की पूरी वैली में। और ऐसा उस वक्त तो ऐसा माहौल लगता था कि जैसे कश्मीर आज़ाद होने वाला है, और बहुत सारे वहाँ के लोग ये सोचते थे कि बस आज़ादी कुछ ही दूर है। और मस्जिदों में जो माइक्स थे उनका यूज़ किया जाता था, बहुत सिर्फ अजान के लिए नहीं, बहुत उसमें दूसरी चीज़ें भी बोली जाती थी। और काफ़ी पर कोशिश की गई उनको साइलेंट करने की, लेकिन चूंकि पूरी वैली ही उमड़ आई थी, तो उस वक्त इतनी फोर्सेस भी वहाँ नहीं होती थी कश्मीर में। तो एकदम फास्ट डेवलपिंग हालात थे, क्योंकि ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो हैच की थी ऑपरेशन टोपैक जनरल जियाउल हक के टाइम पर, जो 86-87 से स्टार्ट हुआ, 86-87 से स्टार्ट हुआ। एसपी वैद ने जो कुछ बताया उससे एक बात तो साफ है कि 18 जनवरी की शाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया और आधी रात के बाद मस्जिदों से ऐलान होने लगा, कश्मीरी पंडितों पर हमले होने लगे, उनका खून बहाया जाने लगा और सुबह तक घाटी का मंजर बदल चुका था। तो फिर फारूक अब्दुल्ला से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए क्या किया? क्या उनको साजिश का पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने ऐन वक्त पर इस्तीफा दे दिया? एसपी वैद ने बताया कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाने की साजिश पाकिस्तान ने रची थी। हमारे यहां कुछ नेताओं के रोल तो उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करने जैसा था, और इसके लिए एसपी वैद ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए जिन्हें सुनना बहुत जरूरी है। एक तो ये पार रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा था इनको यहाँ से बिल्कुल निकालने का, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसमें हम लोगों के कुछ जो अनप्लैन्ड डिसीजंस हुए और पॉलिटिकल जो उस वक्त डिसीजंस हुए वो ठीक नहीं थे। वो आज उनको लोग, भारत के लोग जज करेंगे कि क्या उनसे उन डिसीजंस का हम कोई असर हालात बेहतर होने में हुआ? नहीं, मैं समझता हूँ। चाहे जैसे जो पहला बैच था 70 लोगों का जिनको ट्रेन किया गया, उनको भारत में जब जम्मू कश्मीर में उनको पकड़ा गया JNK पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग और कुपवाड़ा पुलिस, कश्मीर पुलिस ने, तो उनको छोड़ना मैं समझता हूँ आज कि वो डिसीजन ठीक नहीं था। उससे हालात बिगड़ते गए और हालात बहुत बुरी तरह से भटक गए और बेकाबू होने लगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस या जम्मू कश्मीर पुलिस का मोराल गिरा। मैं समझता हूँ कलेक्टिवली ये लीडरशिप फेलियर था उस वक्त। यहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, हम स्टेट में पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, गवर्नर रूल से पहले की बात है ये, 1990 के, और मेरे ख्याल पॉलिटिकल गवर्नमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हेड करते थे। और लोगों को हक बनता है ये जानने में कि ये डिसीजन किस लिए लिया गया, क्या ये देश के हित के लिए था, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए था। और उसके बाद हालात तो अच्छे नहीं हुए, पूरी तरह कंट्रोल। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इवन जो कश्मीरी मुस्लिम कश्मीर में जो भारत के साथ थे
वो भी डर गए, उनको भी भागना पड़ा कश्मीर से। और अल्टीमेटली आपने पाकिस्तान के एजेंडा की उसमें ऐसे जो गलत डिसीजंस हुए, उसका फायदा पाकिस्तान की ISI की जो साजिश थी उसके लिए वो काम आया और हालात बिगड़ते गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।